पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। तेलंगाना में चुनाव प्रचार आज चरम पर है। कल शाम तेलंगाना की 119 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आज वार पलटवार का सिलसिला जोरदार अंदाज में जारी है। तेलंगाना में हर पार्टी दूसरे पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है बीआरएस और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस कह रही है बीआरएस और एआईएमआईएम की बीजेपी से साठगांठ है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भाई भाई दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो जब सब एक दूसरे से मिल ही गए हैं तो फिर लड़ाई किस बात की हो रही है? और सवाल यह भी कि तेलंगाना के मुस्लिम वोटर किधर? तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी लगभग 45 लाख, जो करीब 45 सीटों पर जीत हार तय करती है। और पिछले 2 चुनाव से तेलंगाना के मुस्लिम वोटर्स का जो झुकाव है वो एआईएमआईएम और बीआरएस की तरफ रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के दावों की वजह से मुस्लिम वोट की लड़ाई तेज हो गई है। ये चुनाव मजलिस और ओवैसी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर अपने बेस में ही, अपने घर में ही उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में किस मुंह से मुसलमानों का वोट मांगेंगे ओवैसी? तो एक तरह से तेलंगाना का बैटल ग्राउंड और ये 2024 का साउंड बनता जा रहा है। साथ ही ये तीसरे मोर्चे के लिए भी बड़ा टेस्ट साबित होने वाला है। अगर बीआरएस और मजलिस इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो 2024 में एक बार फिर से थर्ड फ्रंट की उम्मीद बढ़ेगी, बरकरार रहेगी। और अगर ये नाकाम होता है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच आमने सामने का मुकाबला तय मानिए आप। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। वो खुद ही उनके दोस्त हैं। बीआरएस अब तक चुप बैठी और हर बिल में बीआरएस सपोर्ट करी उनको। उन्होंने ये सबूत दिया कि हम लॉयल है बीजेपी के साथ। केसीआर ने बोला आपके लोग सब अंदर जा रहे हैं और उनको जो ईडी तक बुलाया गया, लेकिन इनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वही आप कहते हो। लोकसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है केसीआर पूरी मदद करते हैं। अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही? अब बीजेपी क्या कर रही है? पीछे से केसीआर की मदद कर रही है। और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है एमआईएम। जहां भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ती है वहां आपको एमआईएम के लोग दिखेंगे, बीजेपी से पूछ के टिकट लगा देंगे अपने। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। बीआरएस और कांग्रेस ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस फॉर कमीशन। ये दोनों ही लोग आपस में मिले हुए हैं और एक ही काम है, आपको धोखा देना, गफलत में डालना और अपना जेब भरना, जेब। अब जो हम पे जो शख्सी हमला कर रहे हैं तो हम भी उनको कह रहे हैं कि भैया आप 50 साल के ऊपर के हो चुके हैं, अकेलापन आपको खा जा रहा है, अकेले मत रहिए। हाँ, हैदराबाद में बड़े बड़े अच्छे हकीम हैं, हम बता देंगे, उनसे ही मुलाकात कर लीजिए। केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसान बहुत पहले हो गया था। केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है। तो आइए
आइए इसी पर चर्चा करेंगे। परिचय आपका खास पैमानों से कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ताएं, कृषांक माने प्रवक्ता बीआरएस, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। कृषांक माने जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि साहब केसीआर को बीजेपी की ताकत का एहसास हो गया था, मतलब दोस्ती करना चाहते थे। सर, क्या खिचड़ी पकाने की तैयारी थी आप लोगों की बीजेपी के साथ मिलकर? रोमाना जी, एक तरफ तो राहुल गांधी जी हमें टीम भी भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं, और एक तरफ मोदी जी बोलते हैं उनके साथ। देखिए, ये आदत हो गया है ये दो नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, कि जो राज्य में नेता है, चाहे वो ममता जी रहने दीजिए या अखिलेश यादव जी रहने दीजिए या अरविंद केजरीवाल जी रहने दीजिए, इनको ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में उनके साथ क्यों अलायंस, गठबंधन, ये खुद सोचते हैं कि इनकी जरूरत है। पर इनके जरूरत के बिना तो हम जीत रहे थे। अरे भाजपा तो सिर्फ एक सीट जीती थी 2018 के चुनाव में, हमने उनको 100 सीटों में डिपॉजिट आने नहीं दिया, तो क्यों उनके साथ जोड़ेंगे? चाहे वो कांग्रेस रहने दीजिए या भाजपा रहने दीजिए, ये तो मुद्दा ही नहीं है। हम अकेले थे, हम अकेले जीते और इस बार भी हम अकेले जीतने वाले, सरकार में आने वाले। हम तेलंगाना के ए टीम है, बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है। तो के शर्मा जी, ये दोस्ती करना चाह रहे थे केसीआर और बीआरएस को, ताकत का एहसास हो गया था बीजेपी की, ये तमाम बातें क्यों? वोटर को भ्रमित करने के लिए? शर्मा जी नहीं, क्यों? जो सच्चाई है वो सच्चाई है रोमाना जी, उसमें भ्रमित क्या करना है? टीआरएस प्रमुख जो है, जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी। क्या? अच्छा, नहीं, कृषांक माने क्या बताएं? आरोप तो उनके प्रमुख पर है ना, बात तो उनको लेके हो रही है। तो इतनी जगह सभा कर रहे हो, मुंह में पट्टी लगा के बैठे हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं उस सभा के अंदर कि मैं कभी नहीं गया था? सच्चाई को यानी इनकार कैसे कर सकते हैं? ये तो प्रवक्ता है तो बोलेंगे ही, लेकिन इनके प्रमुख, इनके कविता है, इनके नेता, कोई बोले ना निकल के बाहर में। एक मिनट भैया सुनना चाहते थे। नहीं कृषांक जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। शर्मा जी को सुन लीजिए, मैंने फिर आपके इसका जवाब समय दे नहीं दीजिएगा। बोला। हाँ शर्मा जी आइए। दूसरी बात, अभी ये हमें बता रहे हैं कि तेलंगाना में स्थिति क्या है। मैं एक छोटी सी केवल एक उदाहरण देता हूं। ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव हुआ रोमाना जी। ग्रेटर हैदराबाद में 150 लगभग सीटें थी। 150 सीटों के अंदर में जो चुनाव हुए, यही टीआरएस पहले 99 सीट जीती हुई थी, वो घट के कहां तक आए? 56 सीट। और हम 4 सीट से बढ़ के कहां गए? 48 सीट। इनको ही हरा के सारी सीटें हमने लिया है वहां पर। घबराहट इनको इस बात की। आज हमारा 1%, ठीक कह रहे हैं, एक विधायक था हमारा, 1% वोट, लेकिन यही जो है लोकसभा में हम 4 सीट जीते और हमारा वोट प्रतिशत 2020 यदि ग्रेटर हैदराबाद का देखें 7% से बढ़ के 19% हुआ, और ग्रेटर हैदराबाद का यदि देखेंगे तो लगभग 35% वोट है भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इनको जो है आज स्थिति जो गंभीर लग रही है वो इस कारण से, और इसी कारण से इनके नेता मिलने आए थे। ठीक है, जो बातें कह रहे हमारा जी झूठ नहीं बोल पा रहे। ठीक है, आके जनता के बीच बोल दे। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी से कृषांक माने जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि के शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता केसीआर आए थे, मुलाकात की थी, और अगर ये बात झूठ है तो फिर आए सामने, खुलकर जनता के सामने आकर बोल दे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोमाना जी, अगर इनको प्रवक्ता की बात सही नहीं लगती है तो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ने, केटीआर जी ने साफ सीधा कहा, जब मीडिया ने पूछा कि मोदी जी ऐसे कह रहे हैं कि आप उनको ज्वाइन होना चाहते थे, केटीआर जी ने साफ कहा कि हमने कोई पागल कुत्ता काटा है क्या? हम क्यों जाएंगे भाजपा के साथ? ये था उनका स्टेटमेंट। आपको सुनना चाहिए था ना कि केसीआर जी क्यों नहीं कह रहे। उन्होंने साफ बताया कि हमें कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि हम बीजेपी में शामिल होंगे। कहां से बात शुरू हुई थी और कहां पर पहुंच गई? अब चलिए, अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से, और थोड़ा भाषा का ख्याल रखते हुए आगे अपनी बात रखिएगा। हाँ ठीक है, ओके, मैं समझ गई। आप इस बात को दोहराना नहीं चाह रहे थे नेशनल टेलीविजन पर, लेकिन क्योंकि आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी के शर्मा ने, इस वजह से आपको ये जवाब यहाँ मीडिया के सामने रखना पड़ा। ठीक है डॉली जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी के शर्मा ने बताया कि साहब ताकत देखिए ना, बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई है, और वहां दूसरी तरफ
तरफ बीआरएस, वो तो है ही वहां पर सरकार में। तो क्या ये लड़ाई आर पार की बीआरएस वर्सेस बीजेपी है, और ऐसे में कांग्रेस मौका तलाशने के लिए बार बार ये गठजोड़ का आरोप बीआरएस बीजेपी मिले हुए हैं जी, ये वाला आरोप लगा रही है? ये खेल खेल रहे हैं आप लोग? रोमाना जी, मैं 2 महीने से तेलंगाना में ही हूँ, और जो मैंने यहाँ देखा है, बीजेपी का कहीं ना कोई प्रचार है, ना कोई नाम है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी है, यहाँ टीवी पर बैठकर आंकड़े गिनाते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो सच्चाई ये है, सच्चाई आज सड़क की ये है कि तेलंगाना में बीजेपी का ब आज कोई नहीं बोल रहा है। जो आज लड़ाई है वो साफ तौर से, अगर लगातार यहाँ किसी ने जनता की उठाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे कालेश्वरम डैम का मुद्दा हो, चाहे प्रवल्लिका के सुसाइड का मुद्दा हो, चाहे लगातार केजी टू पीजी मील के किस्से हो, चाहे कोई भी यहाँ मुद्दा रहा हो, अगर किसी ने लगातार यहाँ उठाया है और इस सरकार को घेरा है, वो कांग्रेस पार्टी ने घेरा है उन्हीं। और इसके साथ साथ जो हमारी गारंटीज है उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता यकीन कर रही है, क्योंकि हमने कर्नाटका में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हमने ये दिया है। हमने किसानों का भी कर्जा माफ किया है। और लगातार आपने कल एक रैली में भी देखा होगा, जिस तरीके से एक अम्मा ने गाना गाया कि इंदिरा जी ने के समय में हमें घर मिले थे, हमें कांग्रेस के समय में बिजली 9 घंटे मिलती थी, किसानों ने कहा। तो वो सारी चीजें हम लेकर सामने आए हैं। और चुनाव प्रचार में सब पार्टियों का पूरा जोर नजर आ रहा है। डॉली जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमानों का भी मुझे रुख करना है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना रैली बीजेपी की, जो आप कह रही थी ना कि बीजेपी नजर नहीं आ रही ग्राउंड पर। देखिए, तेलंगाना में रैली खुद अमित शाह कर रहे हैं, और उस रैली में अमित शाह ने कांग्रेस और केसीआर पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस और केसीआर दोनों में मैच फिक्स है। अमित शाह ने कहा है कांग्रेस केसीआर को सीएम बनाने के लिए काम कर रही है, केसीआर राहुल को पीएम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा। कांग्रेस और केसीआर के बीच में मैच फिक्सिंग हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो वो केसीआर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे, और केसीआर दिल्ली में राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर मैं केसीआर को कहने आया हूं कि आपकी यहाँ सरकार नहीं बन रही है और ऊपर राहुल बाबा के लिए जगह नहीं है, फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। सुना आपने किस तरीके का आरोप अमित शाह की तरफ से लगाया जा रहा है। वैसे बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि तेलंगाना का ये जो चुनाव है, इसमें बात सिर्फ सीएम तक सिमट नहीं रही है, मामला बार बार पीएम और 2024 के चुनाव की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि साहब बीजेपी केसीआर को सीएम बनाएगी और फिर केसीआर नरेंद्र मोदी को 24 में पीएम बनाने का रास्ता आसान करेंगे। आशुतोष जी, ये तेलंगाना का बैटल ग्राउंड, और इसमें साफ है 24 का साउंड। रोमाना, जो 2023 का जो तेलंगाना का विधानसभा का चुनाव है, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े निराशा का सबब बनने वाला है। तेलंगाना वो राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी, और एक समय यह भी लग रहा था कि वो केसीआर यानी जो बीआरएस है उसको तगड़ी चुनौती देगी, खासतौर पर जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए। लेकिन उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोशिश नहीं की, या उनके नेताओं के अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वहां पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी सिमटती चली गई, और खासतौर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस पार्टी ने वहां पे काफी प्रगति की है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर आज से 1 साल पहले दिखाई भी नहीं पड़ रही थी, और उसको नजर भी नहीं आ रहा था। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर थी जी। और अगर तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ गई है और तीसरे नंबर में भी बहुत काफी पीछे चली गई, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहां जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि के कविता के खिलाफ जिस तरीके से लिकर स्कैम में कार्रवाई की जानी चाहिए थी, और जिस तरीके से एक समय यह आया था कि लग रहा था कि शायद वो उनको गिरफ्तारी हो जाएगी, उससे कहीं ना कहीं एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच में कहीं कोई अंदर खाने कोई बातचीत तो नहीं हुई है, जिसका नेगेटिव असर वहां पड़ा और जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी ने वहां पे लिया है। ठीक है सर। तो और दूसरी बात यह है कि जो जिस एमआईएम के बारे में बार बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं, एआईएमआईएम के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले विजय जी, जो सवाल मैंने आशुतोष जी से भी पूछा और जितनी वजह आशुतोष जी ने यहाँ पर गिनाई कि अभी जो तस्वीर उभर रही है वो क्यों है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ना कि वो 24 चुनाव की छाया कह लीजिए, उसका साया कह लीजिए, उसी से समीकरण 23 के चुनाव के तय हो रहे हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। खासतौर से इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना विधानसभा चुनाव ऐसा है जो सीधा 2024 के लोकसभा चुनाव के रेफरेंस में लड़ा जा रहा है, और इसलिए जो बड़ी लड़ाई है वो मुसलमानों को लेकर हो रही है, कांग्रेस की भी और बीआरएस की भी। कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है झगड़ा कि मुस्लिम वोट जो है, क्योंकि तेलंगाना में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 45% वोट है, वो कितना असर डालते हैं और वो कितना सीटें उनको दिला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्थ में जितनी उसके पास सीट है उसमें से कम ज़्यादा जो होगी, लेकिन साउथ में वो लगातार सिमटते जा रहे हैं। कर्नाटक में जो नुकसान हुआ है और वो आगे नुकसान हो सकता है, तो तेलंगाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो लड़ सकते थे। अब 2 बड़े कारण हुए जिसका आशुतोष ने भी जिक्र किया। एक तो ये, मैं उसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, मैं उसको शायद स्ट्रेटेजी भी समझता हूं कि उन्होंने क्यों संजय बांडी, जो उनका सबसे क्रांतिकारी अध्यक्ष था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और जो हेड ऑन लेता था बीआरएस को हेड ऑन लेते थे, उसको उन्होंने लास्ट मिनट पर, इवन इलेक्शन की ईव पर वापस ले लिया और जो जी किशन रेड्डी को लेकर आगे। पहली बात। दूसरी बात, शराब घोटाले को लेकर, लिकर स्कैम को लेकर जितनी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की दिल्ली में हुई, उसमें सबसे पहला नाम के कविता का आया था, बीआरएस के लीडर का। लेकिन उनकी ईडी से पूछताछ तो हुई, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये 2 बड़े ऐसे कारण माने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि तेलंगाना में बीआरएस जो है वो मदद कर सकते हैं लोकसभा चुनावों में। आज उनको साथ देने की जरूरत नहीं है। और ये जो मुझे लगता है जो बैकआउट किया है, मैं इसको बैकआउट कह रहा हूँ, आशुतोष उसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से बैकआउट उन्होंने किया ताकि कांग्रेस वहां पर ताकतवर ना हो जाए। कृष्णांक मानी जी को आना चाहिए सर, फिर तो ये कहा जाएगा आपकी पार्टी के जो नेता कहते हैं वो कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि यहां पर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उससे तो साफ नजर आ रहा है वो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से लोगों के सामने आकर, बाहर आकर आप भले ही पागल कुत्ता और कुछ भी कह दें, लेकिन भीतर खाने किस तरीके की यारी और दोस्ती है उसी को लेकर ये समझ बनती हुई नजर आ रही है। रोमाना जी, स्पष्ट से 2 बात कहता हूं, हम दिल्ली में बैठे जज नहीं करते, हम यहाँ पे तेलंगाना में रहते। एक नंबर 1, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी तो कभी अरेस्ट नहीं हुए, उनके भी ईडी आरोप है, 750 करोड़ के उनके ऊपर भी अटैच किए गए, उनको अरेस्ट तो नहीं किया गया, तो फिर वो भी टीम भी है क्या? नंबर 1। नंबर 2, और एक बात बताऊं, देखिए राहुल जी यहाँ पे बहुत प्रचार कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी जो पहले आरएसएस के थे वो भी यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। क्यों बंडी संजय के कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक उन्होंने एक भी मीटिंग और रैली क्यों नहीं किया, या घोषा महल में राजा सिंह के पास क्यों नहीं किया, या धर्मपुरी अरविंद के पास क्यों नहीं किया? वहां पे उन्होंने डम्मी उम्मीदवारों को लगाया। पर हम आपको बता रहे, देखिए दिसंबर 3 तारीख को बीजेपी के जो उम्मीदवार है बंडी संजय, राजा सिंह और ईटला राजेंद्र और धर्मपुरी अरविंद, ये चारों को बीआरएस हराने वाली है। तब आपको आपके जो एक्सपर्ट्स है ना उनको मालूम पड़ेगा कि बीआरएस बीजेपी को हरा रही है। 3 दिसंबर के बाद शर्मा जी और माने साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कह सकते हैं वो कि नहीं मिलेंगे? हाँ, इसके बारे में तो मेरे ख्याल से अभी कोई बिल्कुल नहीं मिलेंगे सर। ठीक है सर नहीं, गारंटी देंगे, हम गारंटी देंगे। ये अभी तक ये पार्टी जब कभी 2004 से 2018 तक 4 चुनाव है, कभी भी बीजेपी के साथ एक बार भी हमने अलायंस नहीं किया, आने वाले दिन में नहीं करेंगे। ये लिख के रख लीजिए आपके वरिष्ठ पत्रकार जी। ठीक है, द्विवेदी जो डॉली शर्मा को आपने यहाँ पर घेरा है कि साहब कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे, वहां पर पहुंचकर क्यों प्रचार नहीं कर रहे, राहुल गांधी जहां से बंडी संजय हो या फिर राजा सिंह हो वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, इसका कोई जवाब है डॉली? रोमाना जी, कांग्रेस का हर कैंडिडेट आज जो लड़ रहा है वो मजबूती से लड़ रहा है, अपनी लड़ाई और जमीन पर लड़ रहा है, लगातार काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात, हाँ, लगातार बंडी संजय बीआरएस को घेर रहे थे, यहाँ एक मोमेंटो बन रहा था बीजेपी का, और उनको हटाकर डमी किशन रेड्डी को लाना ये वाकई में सवाल खड़ा करता है अगर ऐसा नहीं है तो। कविता के बारे में बताया कि भाई पहली बात तो यहाँ पर तेलंगाना में बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे थे, बंडी संजय को घर बिठा दिया, चलिए कोई बात नहीं, घर बिठाने के बाद यहाँ बोल रहे थे बीसीसीएम देंगे, वो भी कोई बात नहीं। ये दोनों एक दूसरे का जिस तरीके से साथ दे रहे हैं ना, बीजेपी रिश्तेदार समिति, वो सबको दिख रहा है इनकी रिश्तेदारी निभाने का तरीका, एक एक का साथ दे रहा है कि तो मतलब वही साठगांठ वाले आरोप आप लगा रही हैं बीजेपी और बीआरएस पर। हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो बी टीम वाला, बीजेपी की बी टीम होने के आरोप जो एआईएमआईएम पर लगते हैं, अब जिस तरीके से ये चुनाव तो आपके घर और आपके गढ़ में माना जाएगा ना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, भर भर के उम्मीदवार। आ रही हूँ शर्मा जी, आ रही हूँ आपके पास। एक रिएक्शन मोहम्मद फरहान से, अभी अभी जुड़े हमारे साथ।
भर भर के नहीं, ये असदुद्दीन तरीका ओवैसी ठीक जो नहीं है है। वो उम्मीदवार रोमाना जी, उतारते ये हैं उन तरीका तमाम ठीक नहीं राज्यों में है। चुनाव आप में। दो बार कांग्रेस को बुलवाएंगे। नहीं सर एक सेकंड प्लीज शर्मा जी, नहीं प्लीज आप कहिए, मैं डिबेट छोड़ दूं। मैं डिबेट जब आप बोलने नहीं देंगे, आप चार विरोधी बैठा के मुझे बोलने नहीं देंगे। सर आप पर तो उन्होंने आरोप भी नहीं लगाया। आरोप तो वो कृषांक पांडे पर लगा रही थी, बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया उन्होंने, कृषांक पांडे पर आरोप लगाया। शर्मा जी प्लीज मुझे डिबेट करने दीजिए, मुझे मालूम है सर कब किसके पास आना है, इस तरीके का दबाव मत बनाइए। आ रही हूँ आपके पास, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। मोहम्मद फरहाद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे इतना बता दीजिए आप, अन्य राज्यों में तो भर भर कर एआईएमआईएम कैंडिडेट उतार देती है, अपने घर अपने गढ़ में 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे, सिर्फ 9 उम्मीदवार, क्यों? देखिए रोमाना जी, मैं पहली बात कहना चाहूँगा, आपने पूछा कि बी टीम का आरोप लगाने वाले लोग, बी टीम का आरोप जो लगा रहे थे वो कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी है और 1-2 पार्टियां और भी हैं। अब आप इस पे एक चीज़ देखिए कि जब देश के प्रधानमंत्री को गुजरात में एक मंच पर कुछ मुस्लिम ओलमा उनको टोपी पहना रहे थे तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, इवन टोपी को सम्मान पूर्वक उस मुस्लिम ओलमा के हाथ में रख दिया कि नहीं मुझे टोपी नहीं पहनना। तो ये देश की बहुत प्रमुखता से खबर बनी कि जो मोदी हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं, तो और उन्होंने मुसलमानों का अपमान किया है। अब इसके बाद देखिए जो तेलंगाना में चुनाव चल रहा है, जो तेलंगाना के प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी, अभी एक जलसे में वो जा रहे थे, वहाँ पर उनको कुछ मुसलमानों ने टोपी पहना दी टोपी सर पे, उन्होंने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। तो अब ये बताइए कि क्या रेवंत रेड्डी ने, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वहाँ पर तेलंगाना में, उन्होंने क्या मुसलमानों का अपमान नहीं किया? टोपी फेंकने का मतलब है कि मुसलमानों को उठाकर उन्होंने फेंकने का काम किया है, मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम किया, मुसलमानों का अपमान करने का काम किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुसलमानों का तेलंगाना में असली हितैषी कौन है और मुसलमानों का नकली हितैषी कौन है। असली और नकली हितैषी में तो सवाल ही नहीं पूछ रही थी। ये हिंदू मुसलमान, ये टोपी, ये सब तो आप बात लेकर आ गए, दाढ़ी, सारी बातें आप कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, मैंने आपसे एक बहुत ही वैलिड पॉइंट को लेकर सवाल पूछा। मुझे बताइए ना, अपने घर में 9 उम्मीदवार, आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, यूपी, बंगाल, बिहार, गुजरात, वहां भर भर के उम्मीदवार उतार देते हैं, चक्कर क्या है? मुसलमानों के हक की आवाज यहां बैठकर आप रेवंत रेड्डी को रंग रहे हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, तो फिर उतार दीजिए उम्मीदवार। क्यों नहीं उतार रहे तेलंगाना में? कहां है उम्मीदवार? अकाल क्यों पड़ गया सर? सुनिए मैडम, सुनिए मैडम जी, ऐसा है कि हम गुजरात चुनाव लड़े, गुजरात में हम कितनी सीटों पर लड़े? 13 सीटों पर लड़े। हम राजस्थान लड़ रहे हैं, राजस्थान में हम 13 सीटों पर लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो हम जानते हैं ना कि किन सीटों पर हमें लड़ना है और किन सीटों पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो हम अपना आकलन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद ही लड़ते हैं। हम कांग्रेस की तरीके से नहीं है कि गुजरात में बीजेपी को वाकओवर दे दें और फिर बीजेपी से कहें कि तुम हमको तेलंगाना में वाकओवर दो। हम आपसी गठजोड़ करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं अक्सरियत के लिए लड़ते हैं, मुस्लिम इंपावरमेंट के लिए लड़ते हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए लड़ते हैं। वो जनता तय करेगी आप किस लिए चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जनता देख रही है अपने घर में, अपने गढ़ में। और जहां पर आप खुलकर हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं कि साहब रेवंत रेड्डी ने टोपी नहीं लगाई, तो जनता तय करेगी कौन कितना मुस्लिम हितैषी है, कौन कितना मुसलमानों से नफरत करता है। तो वहीं पर फिर सर उतर जाते हैं चुनाव मैदान में। वहां तो आप लोग कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आपकी बात सुनकर केके शर्मा साहब बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि केके शर्मा जी आपने गौर किया, फरहान साहब ये बता रहे हैं कि तेलंगाना में मुस्लिम विरोधी और उस कैटेगरी में वो नाम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस का लेकर आ रहे हैं। सर कम से कम तेलंगाना में मुस्लिम विरोधी वाला तमगा जो है वो बीजेपी को वो नहीं दे रहे हैं। सर खुश हैं आप केके शर्मा जी? नहीं रोमाना जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम विरोधी थी, ये तो हमेशा सबको पता है, मुसलमानों को भी। इसमें कहां से कोई दिक्कत है? वो तो पहले से कह रहे हैं कि हमको 70 सालों में बर्बाद किया, तो कांग्रेस ने बर्बाद किया तुष्टीकरण कर करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज प्रश्न वहां मुसलमानों का भी नहीं है, पूरा तेलंगाना विरोध में है कांग्रेस के। क्योंकि जिस ढंग से तेलंगाना और आंध्रा का बंटवारा किया कांग्रेस ने, और जिस ढंग से वहां खून खराबा हुआ, जिस ढंग से वहां के लोगों के साथ अत्याचार किया, आपने देखा कि कभी यही पूरा आंध्रा एक गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का। मुझे याद है उस जमाना चंद उनका जो 28 सीटें जीतकर इनकी लोकसभा की वो सरकार बनवा दी। लेकिन आज वही तेलंगाना में ये तरस क्यों रहे हैं?
YSR ये इसीलिए तरस रहे हैं ना, क्योंकि वहां पर इनकी स्थिति ये हुई कि इन्होंने आंध्रा की जनता के साथ में सबसे बड़ा विश्वासघात किया। और मैं तो आंकड़ों से बात करूंगा, 2020 का जो अभी चुनाव हुआ, इसी में ग्रेटर हैदराबाद का ही कहता हूं कि केवल शहरी क्षेत्रों में 150 सीटों में सिर्फ कांग्रेस को 2 सीट मिला। ठीक है, तो मतलब तो वो आप पहली सोच वाली सकते जो हैं बात आप कह रहे थे सर, कि वहां पर इनकी स्थिति क्या है, तेलंगाना बनाने का लेकिन- श्रेय भी, मतलब आप भी बीआरएस को ही तेलंगाना बनाने का श्रेय दे रहे हैं ना? मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सब खराब कर दिया था, तो तेलंगाना बनाने का श्रेय आप भी बीआरएस को ही दे रहे हैं, है ना सर? नहीं, बिहार हाँ। नो, अच्छा, सुन लीजिए, बिहार ने तेलंगाना नहीं बनाया मैडम, पहले मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा आप ये तो समझिए। इन्होंने जो बंटवारा किया, इतने छोटे राज्य बने, कहीं इस तरह का खून खराबा नहीं हुआ जो कि देखने को मिला आंध्रा के बंटवारे पर। और दोनों ही, तेलंगाना की जनता हो, आंध्रा की जनता हो, दोनों ही इसको लेकर इनके प्रति नाराजगी उनकी बनी रही। तेलंगाना का बैटल ग्राउंड और 2024 का साउंड सीधे रुक कर लेते हैं खास पैमानों का। मुझे लगता है आशुतोष जी के पास चलते हैं और जरा उनसे समझते हैं कि 24 चुनाव के लिहाज से मुस्लिम वोटर किधर, उसकी भी एक निर्णायक तस्वीर तेलंगाना चुनाव के नतीजे बता देंगे। रोमाना, हमेशा मुझे इस सवाल के ऊपर आपत्ति रही कि जब लोग पूछते कि मुस्लिम वोटर किधर, लोग ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि हिंदू वोटर किधर। लोग कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टिकरण, लोग ये नहीं पूछते कि हिंदू तुष्टिकरण क्यों नहीं और क्यों नहीं किया जाता, कौन कर रहा है इस बारे में लेकर। खैर, इस फिर कभी चर्चा होगी। महत्वपूर्ण सवाल ये कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी कैजुअलिटी MIM होने वाली जी, और MIM की कैजुअलिटी होनी बहुत जरूरी है। कारण क्यों? अगर आप MIM का इतिहास देखें तो पिछले 2018 के विधानसभा के चुनाव में उनको सिर्फ 2.71% वोट मिला है, और राज्य के अंदर मुसलमानों की संख्या कितनी है? 12.51। तो जो पार्टी मुसलमानों की रहनुमाई की बात करती है, वो अपने ही प्रदेश के अंदर जहां से वो ताकत लेती है, वहां भी तकरीबन एक छठे, मतलब आप सोचिए 12% से ज्यादा मुसलमान है, 2.71% का वोट उनको मिलता है। तो अब इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर क्यों प्रोजेक्शन मिलता है? यह असल राजनीति है और इसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तेलंगाना के चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर MIM की कोई भूमिका बचेगी, मुझे इस पर पूरी तरीके से संदेह है। और इसलिए मुस्लिम वोटरों की जो लोग रहनुमाई करते हुए आए हैं, उनको भी अपने गिरहबान में झांकना चाहिए कि दरअसल वो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं या मुसलमानों का फायदा कर। मुझे बार बार ये लगता है, वो जो आपने मुस्लिम आबादी वाला आंकड़ा और AIMIM को मिलने वाले वोट शेयर का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से उसके पीछे वजह ये कि वो चुनाव ही पिछली बार 7 सीटों पर ही उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार 9 सीटों पर वो जरूर उम्मीदवार अपने उतार चुके हैं। माफ कीजिएगा, 8 सीटों पर पिछली बार उम्मीदवार उतारे थे। अच्छा, इस बार वो खासतौर से मोहम्मद अजहरुद्दीन वाली जो सीट है, जुबली हिल्स वाली, जहां से पहले उन्होंने हिंदू उम्मीदवार उतारा था, अब बदल कर वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया। और आपने खुद ही जो सवाल उठाया उसका जवाब भी दे दिया कि साहब मुस्लिम वोटर किधर। ये सवाल क्यों? ये सवाल इसी वजह से क्योंकि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी हैं, और वो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुसलमानों का कहीं ना कहीं नेता होने का खुद दम भरते हुए नजर आते हैं हर मंच से। ऐसे में विजय जी, असली टेस्ट ये असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का होगा या फिर क्षेत्रीय दलों की तरफ जो आकलन किया जाता है कि मुसलमानों का रुझान हुआ खासतौर से 90 के दशक के बाद से, और कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि वो कांग्रेस के साथ आते हैं या नहीं क्षेत्रीय दल को छोड़कर, उसका होगा? ये लड़ाई खासतौर से जो तेलंगाना चुनाव की है, वो यदि मुस्लिम वोटर के रेफरेंस में देखी जाए तो ये लड़ाई केवल ये है कि क्या वो कांग्रेस के साथ वापस आना चाहते हैं कि नहीं चाहते मुसलमान। MIM और BRS के साथ असली लड़ाई ये हो रही है कुल मिलाकर, और इसीलिए BRS और कांग्रेस आज इतने कड़े रुख के साथ आ रहे हैं। डॉली शर्मा जी के तकलीफ ये भी होगी कि भाई उन्होंने तेलंगाना बनाया लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, लेकिन मुस्लिम वोटर की सबसे बड़ी लड़ाई वहाँ पर है। 45 लाख 13% वोटर है, और वो BRS और MIM से कांग्रेस के पास आ जाए तो वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में भी उसका बड़ा फायदा होगा। MIM का आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल ठीक है। आशुतोष ने भी जो बात की कि जो दूसरे स्टेट्स में तो इतने सारी चुनाव लड़ते हैं, और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो है वो सिर्फ 9 सीटों, वो भी हैदराबाद में ही लड़ रहे हैं, पूरे तेलंगाना में लड़ नहीं रहे। लेकिन खैर वो तो उनकी स्ट्रेटजी है, वो तय करते हैं कि कैसे करना है क्या नहीं करना। लेकिन क्या वो समझ रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाने में उनको फायदा था या BRS के साथ जाना था? तो वो लड़ाई मुसलमान वोटर की खासतौर से तेलंगाना में है, और ये लड़ाई 2024 के लिए भी लड़ी जा रही है, जिसके लिए आशुतोष कहते हैं कि भाई वो कोई मायने नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगी MIM पार्टी, वो उसकी वजह ही है। तो ये 2024 के, इसलिए हमने शुरुआत में ये बात की कि तेलंगाना का चुनाव 2024 के लिए ही
लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जो मुस्लिम वोटर है वो बीआरएस एमआईएम के साथ रहे, कांग्रेस के साथ ना जाए। ठीक है, के शर्मा जी, आपका काम आसान होगा सर, क्योंकि 23 तेलंगाना, आगे नजर 24 के चुनाव पर, और ऐसे में कोई एक तो एक्सपोज होगा। अब वो एआईएमआईएम एक्सपोज होगी मुस्लिम वोट को लेकर, या फिर कांग्रेस एक्सपोज होगी, किसकी कमजोरी सामने निकल कर आएगी, उससे काम आसान होगा और उससे आगे 24 चुनाव की दिशा तय करने में भी आसानी होगी। शर्मा जी, नहीं, 2024 का चुनाव तो स्पष्ट है। 2024 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ बैठे पॉलिटिकल पंडित जितना भी आकलन कर लें और कुछ भी कर लें, वो करते ही रहते हैं। हर साल 2014 में भी आकलन किए थे, 19 में भी बैठ के, और दोनों बार उनको जो है जनता ने जवाब दिया, जिनको भी दिया, विपक्ष को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया। रही बात हमारा प्रयास 2024 में, निश्चित अभी वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव है तेलंगाना में, अभी बहुत सारी बातें कही गई कि इनको हटा दिया, उनको बैठा दिया, उन्होंने अपना वो कर लिया। ऐसा है, पार्टियां अपनी रणनीति रोमाना जी तय करती हैं, ये बैठ के कोई भी आकलन करे। हमने संजय बंडी जी को हटाया तो हमने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, और आज जितने यानी मेहनत के साथ में हमारे कार्यकर्ता और परिश्रम कर रहे हैं तेलंगाना के अंदर में, और यही परिश्रम के कारण हम लोकसभा में 4 सीटें जीत कर आए थे वहाँ पर। तो आज हम वहां पर फिर से सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। इनके लिए हो सकता है कि मुफीद ना हो, हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए अच्छा है, और हम इसको पूरा विश्वास के साथ चलते हैं। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, प्लीज जी बताइए। ये ज्यादा पता है आपको सवाल क्यों पूछा जाता है? अब आप आज इसका जवाब दे दीजिए। वो इस वजह से पूछा जाता है सर, क्योंकि बीजेपी जो हर मन से कह रही है ना कि साहब अगर तेलंगाना में हम चुनाव जीत जाएंगे तो फिर ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री की कमान देंगे। अब संजय बंडी तो सर ओबीसी समुदाय से आ रहे थे ना, जो संजय बंडी ओबीसी समुदाय से आ रहे थे उनको आप तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटा देते हैं, और आप किसको ले आते हैं? जी किशन रेड्डी को, जो ओबीसी समुदाय से नहीं है। इसलिए सवाल है सर। नहीं तो इसमें को नहीं तो ओबीसी केवल वहां पर संजय बंडी जी है क्या? हाँ। और नेता नहीं है क्या हमारे? हाँ। हमने कहा है कि ओबीसी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। तो केवल एक व्यक्ति है क्या वहां पर? नहीं, अध्यक्ष पद से हटाया गया ना उनको, इसलिए मैं कह रही हूँ किसी को भी अध्यक्ष पद से हटाया गया ना उनको, इसलिए अध्यक्ष ऐसा। रोमाना जी सुनिए, कोई व्यक्ति लगातार आ रही हूँ आपके पास, डॉली जी आपके पास ही आऊँ, उसके बाद सुन लीजिए प्लीज शर्मा जी को, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ डॉली जी प्लीज। शर्मा जी जल्दी से। देखिए ये तो हमारी पार्टी का निर्णय होता है ना कि हम किसको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, और फिर किसको, तो मतलब इसको इस तरीके से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सर आपके विरोधी इस बात को हाईलाइट करते हैं। सर इस बात को हाईलाइट करते हैं आपके विरोधी, इस वजह से ये स्पष्टीकरण देना जरूरी था। अब आइए डॉली जी आइए प्लीज। बता दिया मैंने जी। रोमाना जी, आमतौर पर कोई व्यक्ति अगर लगातार जनता के मुद्दे उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, तो उसे रिवॉर्ड मिलता है ना। अब यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि उसे बीआरएस को सपोर्ट करना है, और लगातार वो दिख रहा है, चाहे के कविता के डिसीजन में देख लीजिए, चाहे यहाँ हुशराबाद में किस तरीके से कैंडिडेट उतार कर इन्होंने बीआरएस ने बीजेपी की मदद की, वो भी सबने देखा है यहाँ। तो ये जो इनका साथ हो रहा है, हाथ को हाथ देने की बात हो रही है, ये जो यहाँ कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। रिवॉर्ड की जगह बंडी संजय को क्या मिला है वो सबने देखा। बीसी मुख्यमंत्री की ये बात करते हैं, आपने खुद ही कह दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि इनके पास यहाँ कुछ नहीं है, सड़क पर इनका एक पोस्टर भी नहीं है। आ जाए, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है जरा सा कृषांक के पास हम चलते हैं। कृषांक, ये चुनाव जो है, अलग अलग राज्यों में हम चुनाव देख रहे हैं, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा चुनाव है जहां एक दल सामने आता है और वो बताता है कि साहब हम ही सिर्फ अलग हैं, बाकी ये जितने हैं सब मिले हुए हैं। मतलब बीजेपी आती है वो कहती है कांग्रेस और बीआरएस मिले हुए हैं, कांग्रेस आती है वो कहती है बीआरएस बीजेपी मिले हुए हैं। मतलब हर कोई खुद को अलग बता रहा है और बाकी सबको मिला हुआ बता रहा है। चक्कर है क्या तेलंगाना में? आधे समाचार से दिल्ली में बैठे हुए बात कर रहे हैं रोमाना जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे। एक बात बताऊं, तब से मुशीराबाद का सुन रहा हूँ। मुशीराबाद एक समय पे लक्ष्मण जी जो उनके राज्यसभा के, सुनिए, तेलंगाना में बैठी हूँ, ठीक है, सुनिए तो सही। डॉली जी आगे आपका पॉइंट आ गया, और डॉली जी भी वहीं बैठी हुई हैं तेलंगाना में। चलिए इस तरीके की बातें मत करिए, कटाक्ष मत कीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बता रहे? ठीक से तो बता दीजिए, नाम बता दीजिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है? हुजूराबाद सर, नाम ने क्या रखा है? आप मेरे सवाल का जवाब दो ना। बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए, और हम तो हराने वाले। आपने किनको दिया है टिकट? एक बच्चे को टिकट दिया है बीआरएस ने। चुनाव में आप डिसाइड करेंगे बच्चा है कि बेबच्चा है।
आप डिसाइड करेंगे हमारे कैंडिडेट के सुनिए बारे में। डॉली जी, चिल्लाइए मत। बच्चा है कि नहीं चिल्लाइए है? मत, बच्चे तो चिल्लाइए सिर्फ मत। तेलंगाना में केसीआर के फल और फूल रहे हैं। सुनिए तेलंगाना डॉली जी, के बच्चों का कुछ डॉली नहीं जी, हो रहा। अगर बच्चे कहीं डॉली फल जी, और फूल आधे रहे हैं, समाचार से तो बात वो मत करिए। केसीआर की कैमली फल और फूल रही एक बात है। बताऊं? मैं तो पूरे समाचार लेकर रोमाना बैठी जी, हूँ। ठीक है, कृषांक जी, अब आ रोमाना जाइए जी, कृषांक जी, अब आपकी जवाब दे constituency दीजिए। का नाम ठीक नहीं है डॉली, पता ठीक है, है, नहीं, candidate ठीक जवाब है डॉली, दे दीजिए। आपने जवाब दे दिया। अब रोमाना सुन ले जी, जनता है कृषांक। ये कृषांक, गांधी please आइए। खानदान- कृषांक आइए। ये बात वंशवादी बताऊं, कांग्रेसी, ये अरे शर्मा वंशवादी जी, थोड़ा सा कांग्रेसी BRS को तो एक जवाब दूसरे देने दीजिए ना वंशवादी सर। पर सर, आरोप लगा BRS रहे की हैं। जगह आप थोड़ी जवाब देंगे। BRS को जवाब देने दीजिए। आइए रोमाना जी, कृषांक हंस जी तो आइए। मुझे इसलिए रहा हूं मैं। रोमाना जी, आप हम बता रहे दक्षिण हैं के कि लोगों BRS को सपोर्ट बहुत कर कम रहे हैं। चैनल पे देखिए, हम बीआरएस को बोल रहे हैं, देखिए। दर्द बीजेपी को हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सब अपनी अपनी रोमाना बारी पर जी- यहाँ पर अपनी अपनी बात रख दीजिए। ठीक है, चुनाव मैदान में आरोप लगाइए आप कौन रोमाना किसके जी- साथ मिला हुआ। रोमाना जी, हम दक्षिण के लोग हिंदी बहुत कम बात करते हैं और ये नेशनल मुद्दे में कम बिठाते हैं हम लोगों को, तो दबाइएगा मत। ये दिल्ली के हिंदी से हमें बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूँ रोमाना जी, मैं हिंदी, ये सिर्फ चुनाव के समय पे बिठाते। ठीक है, एक बात, हुजूराबाद में इनके एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट थे जो उपचुनाव में खड़े, उनको हटा के इन्होंने बीआरएस में जिनको कोई भी पद नहीं था, 10 दिन पहले इन्होंने उनको लेके बीजेपी के खिलाफ खड़वा दिया। अरे ये मैं बोल रहा हूँ ना, 3rd प्लेस आने वाले पूरा यहाँ पे मैच फिक्सिंग में, क्योंकि रेवंत रेड्डी जी कहाँ से आए हुए नहीं हैं? तो मतलब आप ये मुसलमान कह रहे हैं को कृषांक की तेलंगाना में लड़ाई आपकी और बीजेपी की है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, आप ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? दोनों के साथ है, दोनों के साथ है, दोनों मिलके हमें टारगेट किस तरह से कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस बोल रहे हैं हम बीजेपी के साथ लेकिन है। नंबर 2 आप अरे बीजेपी को लोगों ने मान रहे हैं, देखा। क्योंकि आपने कहा कांग्रेस तीसरे नंबर पर आएगी। आप अपनी लड़ाई बीजेपी से मान रहे हैं, आप अपनी लड़ाई कांग्रेस से मान रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आप हैं। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं, ये देखिए, बता दीजिए। हम क्यों पोजीशन दे, उनको लोग देंगे ना। 2nd प्लेस के लिए वो दोनों लड़े। अभी लोग खुद ही निर्णय आपने करेंगे, 3rd हम तो नंबर पर number 1 कांग्रेस में को हैं। पहुंचाया था। मैंने तो उसी से हम पकड़ कर number सवाल 1 में आपसे हैं। पूछा, अब आप बच रहे हैं। अब आप बच रहे हैं, मैं पहले वो आपने सीट के बोल बारे दिया, में बोल रहा हूं। अब ये नहीं, मन की नहीं, बात बोली आपने, मैंने वो ग्राउंड सीट का रियलिटी उदाहरण आपने दिया। बोली, ये रोमाना मैं छोड़ जी- देती हूँ। ठीक है, रोमाना जी, मैंने वो सीट के बारे में बताया। वो अच्छा, एक सीट के particular बारे एक में आप सीट बात जहां कर रहे हैं। हुजूराबाद, ठीक है, ओके, एक got सीट it, के बारे में बात got कर it, रहा हूं। got it। मैं एक मैं ही वरिष्ठ बात बोल पत्रकारों रहा का जरा हूं। जल्दी से हम रुक number कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना बताइए विजय जी कि यहाँ पर सब एक दूसरे पर मिले हुए होने का आरोप लगा रहे हैं दूसरे से, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रचार है उसमें तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आर पार है ना, फिर इसको किस तरीके से समझा जाए? नहीं, हाई वोल्टेज है और दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए हैं, आज भी वहां पर थे, अमित शाह साहब भी वहां पर है, लगातार लड़ रहे हैं। और कांग्रेस को लग रहा है कि जो 10 साल में नहीं हो पाया काम, वो ये मौका है इस बार कि वो 1 साल बाद, और कर्नाटक से उसको बहुत ताकत मिली है, कर्नाटक के विधानसभा चुनावों से सब तरह की ताकत मिली है, उस ताकत का इस्तेमाल तेलंगाना में कर रही है कांग्रेस बीआरएस को हटाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कम से कम ये पोजीशनिंग रहे कि कांग्रेस वहां पर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बीआरएस की बजाय कांग्रेस से है, और वो नहीं चाहती कि कांग्रेस वहां पर सरकार बनाए। बीआरएस बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन उनका फोकस मुझे जो लगता है, बाकी के शर्मा साहब ज्यादा विद्वान शर्मा आदमी जी हैं, जवाब भी देना चाह रहे हैं। जी। शर्मा जी, नंबर 2 कौन इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप और कांग्रेस, ऐसा कुछ हो रहा है? ना, हम नंबर A1 की लड़ाई लड़ रहे हैं, और केवल मैं कांग्रेस की प्रवक्ता और विजय जी को भी ये बताना चाहता हूं कि स्क्रीन में वो कह रहे थे प्रधानमंत्री आए गए, प्रधानमंत्री जी का रोड शो चल रहा है विजय जी, आए गए नहीं, मैं तो बोला कि देखिए, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे जी से वहां पर किस आए तरह हैं। से पब्लिक उभर के जो है वो करे। शर्मा साहब, मैंने सुन बोला कि लीजिए, प्रधानमंत्री जी भी आए और मैं अमित शाह जी भी कांग्रेस के आए और प्रवक्ता गए को नहीं बताना बोला। चाहता हूं। हाँ। नहीं, आपने कहा कि वो भी आए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी स्क्रीन में चल रहा है, देख लीजिए किस तरह से जनता उमड़ के जो है माननीय बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री जी का लगातार अभिवादन सुर्खियों कर में, रही है, हेडलाइंस अभिनंदन में कर आज रही है। दर्शकों और को दृश्य बता रहे खुद हैं ही कि दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत तेलंगाना के रण में झोंकी है इस आखिरी दौर में। सुबह से वो 2 रैलियां कर चुके हैं और अब हैदराबाद तो में यही उनका मैं ये कह- रोड शो चल ये रहा है। कांग्रेस के बिल्कुल, तो प्रवक्ता आप को कह रहे हैं बताइए क्या? जो ठीक कह है, रहे हैं कि हाँ। वहाँ नहीं, उनको भी मैंने भाजपा का बता कुछ दिया था। नहीं है। मैंने जब अभी अमित शाह की रैली दिखाई थी तब भी मैंने इस बात का जिक्र कर दिया था डॉली शर्मा से। आप कम सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप डिबेट पर। शर्मा जी, थोड़ा सा और फोकस लेकर आइए डिबेट पर। मैं तब तक जल्दी से आशुतोष जी का रुख कर लेती हूँ। नहीं, मुझे आशुतोष ध्यान जी, है, आपको मुझे क्या ध्यान लगता है है। कि 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 में वोटिंग हो चुकी है, अब बस तेलंगाना बचा है, बाकी 4 के मुकाबले तेलंगाना किस तरीके से अलग नजर आ रहा है? तेलंगाना इस मामले में अलग है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी दरअसल जिसको प्रमुखता के साथ यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, प्रमुखता के साथ यहाँ चुनाव नहीं लड़ पा रही है। लड़ाई यहाँ पे बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है।
और मुझे लगता है कि ये जो विजय जी की इस राय से सहमत नहीं, इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत बीआरएस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी ताकि कांग्रेस हो जाए। ऐसा होता नहीं है। अगर यहाँ पे बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर बराबर की लड़ाई होती और बीजेपी अगर नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरती या सरकार बनाने की स्थिति में होती तो इससे बीजेपी को ही फायदा होता है, इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ी नुकसानदायक स्थिति होती। लेकिन अगर कहीं कर्नाटक के बाद अगर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जीत हासिल कर ली तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ठीक है। और मोहम्मद फरहान, एआईएमआईएम के लिए तो क्रेडिबिलिटी के लिहाज से ये बड़ा धक्का, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त एआईएमआईएम के सामने यही है कि साहब आप दूसरे राज्यों में जाकर इतने उम्मीदवार उतार देते हैं और अपने गृह राज्य में आप 9 से आगे नहीं बढ़ पाए। मोहम्मद फरहान, देखिए, एमआईएम पर प्रत्येक दिन आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम लोग आरोप और प्रत्यारोप को बहुत सुन चुके हैं, अब हमें इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता। मगर एक बात आपसे मैं बताना चाहता हूं रुमाना जी कि जब तक एमआईएम तेलंगाना में है न तो वहां पर कांग्रेस कामयाब हो सकती है और न बीजेपी कामयाब होगी, और न हम कामयाब इनको दोनों को होने देंगे। बिल्कुल, दावों का दौर जारी रहेगा इसी तरीके से। वो 3 दिसंबर की तारीख होगी जब सुबह से नतीजे आने शुरू होंगे और फिर धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो जाएगी। सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। तेलंगाना हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख रहे हैं। खासी भीड़ इस रोड शो में नजर आ रही है। दूर दूर से लोग पहुंचे हैं हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शिरकत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप देख रहे हैं जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष, वो नजर आ रहे हैं इस रथ पर। तो ये जो रोड शो है ये आरटीसी क्रॉस रोड मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर वीर सावरकर की मूर्ति तक ये जाएगा रोड शो, और इस दौरान करीब 2 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। देखिए किस तरीके से वो गाड़ी, वो रथनुमा गाड़ी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार नजर आ रहे हैं, कैसे पूरी तरीके से फूलों से लदी हुई वो गाड़ी इस वक्त नजर आ रही है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तेलंगाना चुनाव में वोटिंग 30 तारीख को है और कल प्रचार का अंतिम दिन है, और इससे पहले दिग्गजों का ये जोर प्रचार में हर पार्टी के नेता उतरे हुए हैं, जिसपे इस वक्त हैदराबाद में खुद प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक ही जीत पाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी ने मेहनत की। तेलंगाना में पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तेलंगाना में, लेकिन जिस तरीके की बढ़त बीजेपी को मिली थी पिछले कुछ सालों में, ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से पार्टी ने तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष को बदला, उसके वजह से कहीं ना कहीं ये धक्का खासतौर से बीजेपी के चुनावी अभियान को लगता हुआ। लेकिन फिलहाल लोगों में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में आपने देखा किस तरीके से सैलाब लोगों का उमड़ा हुआ नजर आ रहा है।